आज जो भारत का नक्शा हम देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कहानी है बिखरने की और फिर कुछ ऐसे जुड़ने की जिसने सच में दुनिया को हैरान कर दिया। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि ये नक्शा आखिर बना कैसे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। एक जमाना था जब अखंड भारत की जमीन अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैली थी। आखिर ये इतना बड़ा भूभाग टूटा कैसे, टुकड़ों में कैसे बटा? और ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। टूटने की कहानी तो एक तरफ, लेकिन फिर आई इससे भी बड़ी चुनौती। आजादी के बाद एक दो नहीं बल्कि 552 रियासतें थीं। इन सबको एक देश एक झंडे के नीचे लाना था, मतलब एक पूरा राष्ट्र बनाना था। ये काम तो नामुमकिन सा लगता था, है ना? तो फिर ये हुआ कैसे? अब देखिए, इतने बड़े काम को करने के लिए कोई तो रूल बुक चाहिए थी ना। एक मजबूत नींव चाहिए थी। और वो नींव मिली हमारे संविधान में, खास तौर पर संविधान के पहले 4 आर्टिकल्स में। यहीं पर पूरे देश का ब्लूप्रिंट, उसका खाका तैयार किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 1। ये बिल्कुल साफ कहता है, इंडिया, जो कि भारत है, वो राज्यों का संघ होगा, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर ये जो शब्द है ना, यूनियन, ये बहुत जरूरी है। इसे बहुत बहुत सोच समझ कर चुना गया था। अच्छा, तो ये यूनियन और फेडरेशन में फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क ज़मीन आसमान का है। जैसे अमेरिका, वो एक फेडरेशन है। वहाँ क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया और एक देश बनाया। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक यूनियन है, मतलब यहाँ राज्यों ने मिलकर देश नहीं बनाया, बल्कि देश पहले से मौजूद था और राज्य बस उसके हिस्से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से। और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको ना एक दीवार के उदाहरण से समझते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, एक होता है कॉन्फेडरेशन। वो बस ऐसा है जैसे ईंटों को एक के ऊपर एक रख दिया हो, कभी भी गिर सकती हैं। फिर आता है फेडरेशन। मान लीजिए ईंटों को सीमेंट से जोड़ दिया, मजबूत है, पर हथौड़ा मारो तो टूट भी सकती हैं। लेकिन यूनियन है ईंट, सीमेंट और ऊपर से मजबूत प्लास्टर, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना नामुमकिन है। और भारत यही अटूट दीवार है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि देश अटूट है, लेकिन देश के अंदर जो राज्यों का नक्शा है, उसका क्या? क्या वो भी फिक्स है? नहीं। और यहीं पर आते हैं आर्टिकल 2 और 3। ये दोनों आर्टिकल्स हमारी संसद को इतनी ताकत देते हैं कि वो देश का अंदरूनी नक्शा जब चाहे, जैसे चाहे बदल सकती है। और ये शक्तियां कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा लगाइए। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद चाहे तो किसी बाहर के इलाके को भारत में शामिल कर सकती है, जैसे 1975 में सिक्किम को किया गया। पर आर्टिकल 3 वो तो इससे भी एक कदम आगे है। वो संसद को ये पावर देता है कि वो किसी भी मौजूदा राज्य की बाउंड्री बदल दे, उसका नाम बदल दे या उसके 2 टुकड़े कर दे। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि इसके लिए उस राज्य से पूछने की, उसकी सहमति लेने की भी जरूरत नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव होता कैसे है? बहुत ही आसानी से। इसके लिए संसद में कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बस एक सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 50% से ज्यादा वोट। और रही बात राष्ट्रपति की परमिशन की, तो वो बस एक फॉर्मेलिटी है। जैसा कि एक जगह कहा गया है, ये कुछ ऐसा है जैसे परिवार में कोई ऐसा सदस्य जिसकी राय से कुछ बदलता नहीं है। मतलब जो भी सरकार सेंटर में है, उसके लिए ये काम करना बहुत आसान है। चलिए, संविधान की बातें तो हो गई। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो इन नियमों को असल में लागू कैसे किया गया, और सामने चुनौती क्या थी? 552 रियासतें। ये नंबर देखिए, 552। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 552 अलग अलग रजवाड़े थे। सोचे, सबके अपने राजा, अपने नियम कानून, अपनी छोटी छोटी सेनाएं। इन सबको मनाकर एक देश, भारत का हिस्सा बनाना था। और ये जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब देखिए, ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन 3 जगह मामला फंस गया। पहला था हैदराबाद। वो आजाद रहना चाहते थे, तो वहां ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस एक्शन लेना पड़ा। दूसरा था जूनागढ़। वहां का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, पर जनता भारत के साथ रहना चाहती थी, तो जनमत संग्रह हुआ और फैसला भारत के पक्ष में आया। और तीसरा जम्मू कश्मीर। वहां के राजा भी पहले तो आजाद रहने का सपना देख रहे थे, पर जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो उन्हें भारत के साथ विलय के कागजात पर साइन करने पड़े। तो ठीक है,
इन सब कोशिशों के बाद देश तो एक हो गया, पूरा घर तो बन गया, लेकिन अब घर के अंदर के कमरों की सेटिंग करनी थी। मतलब अगला बड़ा काम था देश के अंदर राज्यों की बाउंड्रीज को ठीक से एक लॉजिकल तरीके से बनाना। आजादी के फौरन बाद का भारत का नक्शा देखेंगे ना तो सिर चकरा जाएगा। बिल्कुल एक उलझा हुआ सा पैचवर्क था। राज्यों को पार्ट ए, बी, सी, डी ऐसी अजीब अजीब कैटेगरी में बांटा हुआ था। ये सिस्टम बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था और बहुत जल्द ही देश भर से एक ही मांग उठने लगी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए। शुरू में तो सरकार भाषा के आधार पर राज्य बनाने के बिल्कुल खिलाफ थी। कई कमिटियों ने भी मना किया, पर 1952 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। पोट्टी श्री रामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता ने अलग तेलुगु राज्य के लिए 56 दिन तक अनशन किया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि 1953 में आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। बस इसके बाद तो रास्ता ही खुल गया और 1956 में सरकार को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना ही पड़ा। तो इस एक्ट के बाद फजल अली कमीशन की सिफारिशों पर 1956 में भारत का एक नया और कहीं ज्यादा साफ सुथरा नक्शा तैयार हुआ। अब देश में थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश और पहली बार देश को एक ढंग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये बदलाव का दौर चलता रहा। इसमें से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस था पंजाब का। 1966 में शाह कमीशन की रिपोर्ट के बाद पुराने पंजाब को 4 हिस्सों में बांटा गया। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, पहाड़ी इलाकों के लिए हिमाचल प्रदेश और एक कॉमन राजधानी चंडीगढ़। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक लाइन में है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब हमारा संघ, हमारा देश अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं। मतलब संसद जब चाहे उनकी सीमाएं बदल सकती है, उन्हें तोड़ सकती है या नए राज्य बना सकती है। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब संसद के पास इतनी ज्यादा शक्ति है राज्यों का नक्शा बदलने की, तो क्या भविष्य में हमें भारत का नक्शा और भी बदलता हुआ दिखेगा? इसका जवाब शायद हमारे संविधान की उसी मूल भावना में छिपा है, एक अटूट संघ की भावना में।